आज की हमारी ये जो कहानी है, ये एक सच्ची कहानी है। वैसे तो इस चैनल की जितनी भी कहानियाँ होती हैं, हर कहानी में ज़्यादातर सच्चाई ही होती है, लेकिन आज की ये जो कहानी है, ये पूरी तरह से सच है। और जब ये कहानी अपने मकाम पर पहुँचेगी, तो आपको भी इसके सच्चे होने का यकीन हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है समित चौधरी और स्वागत है आपका द सीक्रेट फाइल्स के इस एपिसोड में। आज की हमारी कहानी है लाल शैतान की कहानी। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में एरिज़ोना का बंजर इलाका फैला पड़ा है। तमाम छोटे बड़े पहाड़ और घाटियां इस इलाके में मौजूद हैं। यहाँ की मिट्टी लाल रंग की है और यहाँ पर बरसात काफ़ी कम मात्रा में होती है, जिस वजह से यहाँ पर ज़्यादातर कटीले पौधे और झाड़ियाँ ही उगती हैं। पेड़ यहाँ पर काफ़ी कम उगते हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर जितना क्षेत्रफल बनता है, लगभग उतना ही क्षेत्रफल एरिज़ोना का है। बात है सन 1885 की, यानी अब से 150 साल पहले की। उस समय एरिज़ोना की आबादी काफ़ी ज़्यादा कम हुआ करती थी। 60,000 के लगभग लोग ही उस समय एरिज़ोना में रहा करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर बसने वालों की तादाद लगातार बढ़ती हुई चली जा रही थी। 1885 के 25 साल पहले यानी सन 1860 में महज 6-7 हज़ार लोग ही पूरे एरिज़ोना में रहते थे। खैर, ये जो साल था सन 1885, ये वाइल्ड वेस्ट का दौर था। इस समय काउबॉय बदमाशों का काफ़ी ज़्यादा खौफ था और लगभग हर इंसान अपने साथ एक बंदूक लेकर चला करता था। काउबॉय बदमाशों के तमाम गैंग थे जो लूटपाट का काम किया करते थे। एरिज़ोना में लाल घाटी के पास एक छोटा सा कस्बा बना हुआ था। छोटा सा कस्बा मतलब वाकई में छोटा ही था। लकड़ी की बनी हुई महज 10-15 इमारतें ही इस कस्बे में एक कच्ची सड़क के दोनों तरफ बनी हुई थीं। रात का वक्त था और मौसम में गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। ऊपर आसमान में चांद निकला हुआ था और आसमान पूरी तरह से साफ था। इमारतों के सामने लालटेनें टंगी हुई थीं, जिनकी धीमी रोशनी सड़क तक आते आते अपना दम तोड़ देती थी। सामने की जो सड़क थी, उस पर इन लालटेनों की रोशनी के मुकाबले चांद की रोशनी ज़्यादा तेज जान पड़ती थी। खैर, घोड़ों की आवाज़ों और लोगों के बात करने की आवाज़ों से ये पूरा कस्बा भरा हुआ था। इस कस्बे में एक शराब खाना मौजूद था। शराब खाने के अंदर भी रोशनी के नाम पर कुछ लैंप लकड़ी की दीवारों से लगे हुए थे और धीमी रोशनी में जल रहे थे। लैंपों की धीमी रोशनी में शराब खाने के अंदर 5 लोग एक गोल मेज को घेर कर बैठे हुए थे और घटिया किस्म की शराब पीते हुए चले जा रहे थे। ये पांचों काउबॉय बदमाश थे। ये पांचों काफ़ी ज़्यादा गंदे लग रहे थे और इनमें से एक तो इतना ज़्यादा गंदा लग रहा था जैसे अभी अभी धूल में लौट कर आया हो। इन पांचों बदमाशों के अलावा भी इस शराब खाने के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे, सबके सब गंदे थे, क्योंकि यहाँ पर पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी थी और नहाने को यहाँ पर एक लग्जरी माना जाता था। पानी की कमी होने की वजह से ये लोग एक गीले कपड़े से अपने शरीर को पोंछकर काम चला लिया करते थे। खैर, ये जो बदमाश सबसे ज़्यादा गंदा था, इसका नाम जॉनी पिकेट था और इसके पास सुनाने के लिए एक घटना की कहानी थी। और जो कहानी जॉनी पिकेट के पास थी, वो कोई आम कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी थी जिसे इन दिनों एरिज़ोना में रहने वाला हर एक इंसान सुनना चाहता था। ये जो 4 लोग जॉनी पिकेट के आसपास बैठे हुए थे, ये लोग भी इस कहानी को सुनने का इंतजार कर रहे थे। जॉनी पिकेट लगातार शराब पीता हुआ चला जा रहा था और ये चारों लोग जॉनी पिकेट के चेहरे को घूर रहे थे। आखिरकार जब जॉनी की आंखों में नशा तैरने लगा, तो इसने अपनी लंबी गंदी मूंछों पर हाथ फेरा और फिर घरघराती हुई आवाज में बोलना शुरू किया। ये चारों और आगे की तरफ झुकाए। जॉनी कहने लगा, एक दिन पहले जॉनी लाल घाटी से लगभग 12 मील की दूरी पर एक सुनसान और वीरान जगह पर मौजूद था। यह सुबह के वक्त अपने सफर पर निकला था और पिछले कई घंटों से ये अपने घोड़े की पीठ पर बैठा हुआ सफर करता चला आ रहा था। शाम का वक्त था और सूरज डूब रहा था। धूप सुनहली हो गई थी और ऊपर आसमान लाल रंग का होने लगा था। कई घंटों के सफर और गर्मी की वजह से जॉनी की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। ऊपर से दूर दूर तक फैला हुआ वीराना और खामोशी जॉनी को खाए जा रही थी। अपने सफर के दौरान इसे अभी तक कोई इंसान या कोई जानवर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा था। कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था, सिवाय घोड़े की टापों और झाड़ियों से गुजरती हवा की सरसराहट के अलावा। इसके पास जो पानी था, वो भी लगभग खत्म होने वाला था और इसे अब
जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचने की चिंता हो रही थी, क्योंकि जल्दी सूरज डूब जाएगा और रात के अंधेरे में इसके आसपास का माहौल और भी ज्यादा डरावना बन जाने वाला था। सूरज डूब भी चुका था और शाम का धुंधला उजाला चारों तरफ फैला हुआ था। तभी से थोड़ी दूरी पर कोई जानवर दिखाई दिया। तो पहले तो जॉनी को लगा कि ये शायद कोई घोड़ा है, लेकिन ये जो जानवर दिखाई पड़ रहा था ये किसी भी घोड़े से काफी ज्यादा ऊंचा था और इसकी जो चाल थी वो चाल भी घोड़े की तरह से नहीं थी, बल्कि काफी ज्यादा अजीब थी। बड़ी तेज रफ्तार से ये जॉनी की तरफ दौड़ता हुआ चला आ रहा था। जब ये जानवर नजदीक आया तो जॉनी ने देखा कि ये कोई घोड़े की तरह का जानवर था, लेकिन घोड़े से काफी ज्यादा अलग था। खून की तरह से लाल रंग वाला ये जानवर एक बिल्कुल ही अजीब किस्म का जानवर नजर आ रहा था। ऐसा कोई जानवर जॉनी ने पहले कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। इसके लंबे पैर थे और इसका काफी ज्यादा बड़ा मुंह था। इसके पेट का जो हिस्सा था वो हर तरफ से काफी ज्यादा फूला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विकृत किस्म का जानवर है और इसकी चमड़ी जगह जगह से फटी हुई थी। भयानक आवाज में दहाड़ता हुआ ये जानवर जॉनी के बिल्कुल नजदीक आ गया। जब ये जानवर जॉनी के और ज्यादा नजदीक आया तो जॉनी ने देखा कि कोई इंसान इस भयानक जानवर की सवारी कर रहा है। ये जो इंसान इस जानवर की पीठ पर बैठा हुआ था उसने काले रंग का लंबा कोट पहन रखा था और उसकी बड़ी सी हैट उसके सर के पीछे गिरी हुई थी। इसके लंबे बाल थे, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी वो चीज ये थी कि इस इंसान के चेहरे का मांस सड़कर गल गया था और इसकी खोपड़ी की सफेद हड्डियां दिखाई पड़ रही थी। सड़ा हुआ मांस इसकी खोपड़ी से चिपका हुआ था और इसकी आंखों की जगह पर मात्र 2 काले गड्ढे नजर आ रहे थे। ये कंकाली खोपड़ी मुंह फैलाए हुए हंस रही थी और अपनी काली गहरी आंखों से जॉनी को देख रही थी। इसकी हथेलियों पर कोई चमड़ी नहीं थी, मात्र कंकाल था जिसे जॉनी की तरफ बार बार लहरा रहा था। जॉनी को समझ में आ गया कि ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि साक्षात शैतान है जो अपनी इस विकृत सवारी पर नर्क से बाहर निकला है। पिछले कई सालों में जॉनी ने तमाम कहानियां सुनी थी कि लाल शैतान रात के अंधेरे में इस बंजर जमीन पर घूमता है, लेकिन इसने उन कहानियों पर कभी यकीन नहीं किया था। मगर आज वही सारी कहानियां एक भयानक हकीकत की शक्ल लेकर जॉनी की तरफ बढ़ती हुई चली आ रही थी। धरती हिला देने वाली थापों की आवाज जॉनी के बिल्कुल नजदीक आ गई और सड़े हुए मांस की बदबू इसकी नाक में घुस गई। जॉनी का दिल बहुत ही तेजी के साथ धड़क रहा था और ये पूरी तरह पसीने से भीग गया था, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाया। डर के मारे ये पूरी तरह से जम गया था। इसे लगा जैसे कंकाल की खाली आंखें इसकी आत्मा को अपने अंदर खींचे ले रही हैं। तभी जॉनी का घोड़ा जोर से हिरहिनाया और एक तरफ भाग पड़ा। जॉनी ने खुद को संभाल लिया। जॉनी का घोड़ा भागने लगा और लाल शैतान उसका पीछा करने लगा। जॉनी का घोड़ा इस बंजर वीराने में दौड़ता हुआ चला जा रहा था और लाल शैतान उसके पीछे लगा हुआ था। जाने कितनी देर घोड़ा भागता रहा और जॉनी अपने घोड़े से चिपका रहा। पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत अब जॉनी की नहीं हो रही थी। जॉनी को लगा जैसे अनंत काल तक ये घोड़ा भागता रहेगा और समय के आखिर तक ये लाल शैतान उसका और उसके घोड़े का पीछा करता रहेगा। जाने कितनी देर बाद जॉनी को एक काफिला दिखाई पड़ा, तब इसकी जान में जान आई। इसने पीछे मुड़कर देखा तो लाल शैतान गायब हो चुका था। जॉनी का घोड़ा जॉनी को उस लाल शैतान के चंगुल से बचाकर निकाल लाया था। जॉनी ने शराब खाने में अपनी कहानी खत्म करी। इसकी आंखों से नशा गायब हो चुका था और नशे की जगह पर अब इसकी आंखों में डर तैरता हुआ दिखाई पड़ रहा था। मैंने सुना है कि वो लाल शैतान 30 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है। जॉनी के पास बैठा हुआ एक बदमाश बोल पड़ा। जॉनी कुछ जवाब देता उससे पहले ही दूसरा बोला, हाँ, और मैंने सुना है कि वो लाल शैतान काले भालू को मार डालता है और मारने के बाद खा जाता है। हाँ, मैंने भी सुना है, तीसरा बोला, और ये भी सुना है कि वो लाल शैतान अचानक हवा में गायब हो जाता है। मैंने सुना है कि साइरस हैम्बलिन नाम के एक आदमी ने उसका पीछा किया था। एक और बदमाश बोल पड़ा। साइरस ने बड़ी दूर तक उसका पीछा किया और साइरस उस लाल शैतान का पीछा करते हुए काली नदी के किनारे तक पहुंच गया, लेकिन उस शैतान ने काली नदी की घाटी को एक ही छलांग में पूरा कर लिया। वो घाटी के इस तरफ से उछला और घाटी के दूसरी तरफ जाकर कूदा। इस बात को सुनकर यहाँ जितने भी बदमाश मौजूद थे उन सारे बदमाशों ने बुरा सा मुंह बनाया। साइरस तो एक गप्पी है, उसके बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक बदमाश गुस्से में बोल पड़ा। वो तो ये भी बताता रहता है कि उसने एक उड़ने वाले भालू को देखा था और एक बार
उसने सोने का पहाड़ भी खोज लिया था। इस बात को सुनकर यहाँ मौजूद सारे बदमाश अपने गंदे दांत दिखाते हुए ही करके हंसने लगे। मैंने सुना है कि वो लाल शैतान एक पहाड़ की गुफा से निकलता है, एक बदमाश बोल पड़ा। और वो पहाड़ की गुफा नीचे सीधे जहन्नुम तक जाती है। उस गुफा के अंदर खोपड़ियों की एक दीवार है जो जहन्नुम का दरवाजा है। वो लाल शैतान उसी खोपड़ियों की दीवार के पीछे से निकलता है और अपने चंगुल में आने वाले इंसान की आत्मा को अपने साथ लेकर वापस उसी रास्ते से नर्क के अंदर चला जाता है। खामोशी छा गई, क्योंकि यहाँ पर ये जो लोग मौजूद थे ये सब के सब बदमाश थे और जहन्नुम के नाम से काफ़ी ज़्यादा डरते थे। जॉनी सोचने लगा कि अगर वो लाल शैतान इसकी आत्मा को खींचकर अपने साथ लेकर जहन्नुम में वापस चला जाता तो फिर इसका क्या होता। खैर, ये वो घटना थी जो जॉनी पिकेट के साथ घटी थी, और जो बातें ये बदमाश बता रहे थे ये सारी बातें इन बदमाशों ने सुनी थी। लेकिन इस लाल शैतान की कहानी की शुरुआत अब से 2 साल पहले हुई थी, सन 1883 में। इस शराब खाने और इस कस्बे से कुछ मील की दूरी पर ईगल क्रीक नाम की एक जगह पड़ती थी। यहाँ पर एक रैंच हाउस यानी जानवरों को पालने वालों का मकान बना हुआ था। जॉर्ज और बुच नाम के 2 रैंचर थे। इन दोनों के परिवार एक साथ इस मकान में रहा करते थे। जॉर्ज की पत्नी का नाम था हेटी और बुच की पत्नी का नाम था मेलविना। मेलविना और बुच को बच्चे थे, जॉर्ज और हेटी को अभी कोई बच्चे नहीं थे। अब इस इलाके में आबादी काफ़ी ज़्यादा कम थी और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक इलाका था। इस वजह से तमाम परिवार एक साथ एक मकान में रहा करते थे। जॉर्ज और बुच ने भेड़ें पाल रखी थी और ये दोनों औरतें घर का काम किया करती थीं। ये जो इलाका था ये काफ़ी ऊबड़ खाबड़ इलाका था। पेड़ यहाँ पर भी काफ़ी कम थे और हर जगह पर ऊंची ऊंची घास उगी रहती थी। एक शाम जॉर्ज और बुच भेड़ों को हाँकने गए हुए थे। ये लोग सुबह भेड़ों को छोड़ दिया करते थे और फिर शाम को जाकर उन्हें वापस हाँक लाते थे। भेड़ें पूरा दिन इस दूर दूर तक फैले वीराने में चरा करती, लेकिन जॉर्ज और बुच को काफ़ी सावधान भी रहना पड़ता था, क्योंकि इस इलाके के काउबॉय बदमाश मौका मिलने पर भेड़ों को हाँक ले जाते थे और कभी कभी हमला भी कर दिया करते थे। तमाम कुत्ते भी इन्होंने अपने रैंच हाउस पर पाले हुए थे। इधर हेटी और मेलविना घर के कामों में लगी हुई थी। इनके मकान के पास एक छोटी नदी बहती थी जिससे इनकी पानी की जरूरतें पूरी हुआ करती थीं। सूरज डूब चुका था और हल्का उजाला चारों तरफ फैला हुआ था। मेलविना शाम का खाना पका रही थी और हेटी इसी छोटी नदी से पानी लाने के लिए गई हुई थी। तभी मेलविना ने सुना कि कुत्ते अचानक जोर जोर से भौंकने लगे हैं, तो एक खिड़की के पास गई और मकान से बाहर झांकने लगी कि आखिर ये कुत्ते किस लिए भौंक रहे हैं। इसके मकान से थोड़ी दूरी पर एक ढलान थी और ये सारे कुत्ते उसी ढलान की तरफ देखकर जोर जोर से भौंक रहे थे। मेलविना उस ढलान की तरफ देखती रही। तभी उस ढलान के पीछे से लाल शैतान की आकृति धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हुई। वही अजीबोगरीब लंबे पैर, वही बड़ा सा मुंह, वही अजीब तरह से मुड़ा हुआ और हर तरफ से फूला हुआ पेट, लाल फटी हुई चमड़ी और उसके ऊपर बैठा हड्डियों वाला शैतान जबड़ा फैलाए हंसता हुआ। मेलविना बहुत ज्यादा डर गई। इसने घर के खिड़की दरवाजों को बंद किया और ये अपने बच्चों को पकड़कर एक जगह पर दीवार से सटकर बैठ गई। लाल शैतान भयंकर आवाज में दहाड़ता हुआ और अपने पैरों की थापों से जमीन को हिलाता हुआ इसके मकान के बिल्कुल पास से गुजर गया। मेलविना सांस थामे बैठी रही। अचानक एक बहुत तेज दर्दनाक चीख सुनाई पड़ी। मेलविना को याद आया कि हेटी नदी से पानी लाने के लिए गई थी और अभी तक वापस नहीं लौटी है। लेकिन मेलविना बहुत ही ज्यादा डर गई थी और अब इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि हेटी को बचाने के लिए मकान से बाहर जा सके। और अगर ये बचाने जाए भी तो आखिर कैसे बचाए। सूरज जाने कब का डूब चुका था। हर तरफ काला घना अंधेरा फैल गया था और मेलविना जाने कितने घंटों से अपने बच्चों को पकड़े हुए उसी तरह से बैठी थी। अचानक मकान के दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई मकान के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। ये जो कोई भी था ये मकान के दरवाजे को बड़ी जोर जोर से हिला रहा था। डर ने मेलविना को जकड़ लिया था और इसका दिल बहुत ही ज्यादा तेज से धड़कने लगा था। तभी दरवाजे पर एक आवाज हुई। कोई इंसान बोला। ये जो बोला था इस आवाज को मेलविना पहचानती थी। ये इसके पति बुच की आवाज थी जो भेड़ों को हाँक कर वापस लौट आया था। जॉर्ज और बुच भेड़ों को हाँक कर लौट आए थे और मकान को अंधेरे में डूबा हुआ देखकर काफी ज्यादा चिंता में थे। मेलविना अपनी जगह से उठी, इसने दरवाजा खोला और फिर इसने रोते हुए पूरी बात इन दोनों को बताई।
फिर ये दोनों लालटेन लेकर हेटी को उस नदी के किनारे ढूंढने के लिए निकल गए। जब ये वहां पर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि नदी के किनारे कीचड़ में हेटी की लाश पड़ी हुई है और इसकी लाश के आसपास तमाम विशालकाय खुरों के निशान बने हुए थे। और ये जो खुरों के निशान बने हुए थे, इस इलाके में ऐसा कोई जानवर नहीं रहता था जो इस तरह के खुरों के निशान बनाता हो। खैर, अगले दिन पुलिस के कोरोनर यानी जांचकर्ता को बुलाया गया और जांचकर्ता ने भी कुछ अजीब चीजें नोटिस करी। उसने देखा कि ये जो खुरों के निशान बने हुए हैं, ये घोड़े के खुरों से दुगने से भी ज्यादा बड़े हैं। और अगर इन निशानों के आधार पर देखा जाता तो ये जो भी जानवर था, ये एक बहुत ही विशालकाय जानवर होना चाहिए था, घोड़े से लगभग दुगना बड़ा। लेकिन समस्या ये थी कि अगर ये वाकई में इतना बड़ा जानवर था तो इसके पैर कीचड़ में जितना धंसने चाहिए थे उतना नहीं धंसे थे, बल्कि काफी कम धंसे हुए थे। खैर, जांचकर्ता ने इसके बाद मिल्विना से बात करी और उसकी कहानी को सुना। लेकिन जांचकर्ता को मिल्विना की कहानी पर जरा सा भी यकीन नहीं हुआ और उसने हेटी की मौत का कारण अज्ञात लिख दिया। जब कोरोनर कोई जवाब नहीं दे पाया तो जॉर्ज और बुच अपने दम पर उस लाल शैतान को ढूंढने के लिए निकल पड़े। कई दिन और कई रातें ये दूर दूर तक फैले वीराने में उस लाल शैतान को ढूंढते रहे, लेकिन लाल शैतान का कहीं कोई पता नहीं चल पाया। लाल शैतान तो इनको नहीं मिला था, लेकिन इन दोनों को एक जगह झाड़ी में लाल बाल उलझे हुए दिखाई पड़ गए थे और ये लाल बाल मेल्विना की बताई हुई कहानी को सच साबित कर रहे थे। इसके बाद भी आने वाले दिनों में लाल शैतान को देखे जाने की तमाम कहानियां सामने आती रहीं। कुछ मानने लायक कहानियां थीं और कुछ कहानियां काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब थीं। खैर, लाल शैतान लगातार मशहूर होता चला जा रहा था। जिस शाम लाल शैतान ने अपना पहला हमला किया था, तब से लेकर अब तक 1 साल का वक्त बीत चुका था। एक बदमाशों का गिरोह था जो एक सुनसान जगह पर रात बिताने की तैयारी कर रहा था। ये बदमाशों का गिरोह काफ़ी ज़्यादा बदनाम था और इस गिरोह के लीडर का नाम था मैड डॉग टैनर। आग इन लोगों ने जला रखी थी जिसके ऊपर मीट को भूना जा रहा था। पानी एक बाल्टी में भरा हुआ यहाँ पर रखा था और शराब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर मौजूद थी। तभी एक डरावनी आवाज़ दूर से आती हुई सुनाई पड़ी। जब इन लोगों ने उस तरफ देखा तो एक धुंधला आकार वहाँ पर मौजूद था। लाल शैतान। कई बदमाश एक साथ बोल पड़े। इनमें से एक बदमाश जल्दी से उठा और उसने पानी से भरी हुई बाल्टी को उठाकर आग के ऊपर डाल दिया ताकि आग बुझ जाए और उस लाल शैतान को इन लोगों के यहाँ मौजूद होने का पता न चल सके। मैड डॉग टैनर अपनी जगह से खड़ा हुआ। इसने एक लात कसकर उस आग बुझाने वाले बदमाश को मारी। फिर इसने चिल्लाते हुए बोलना शुरू किया। टैनर ने अपनी पूरी ताकत से चीखते हुए ऐलान किया कि या तो आज की रात ये लाल शैतान टैनर की आत्मा को अपने साथ खींचकर जहन्नुम तक ले जाएगा, या फिर दुनिया इस तारीख को याद रखेगी जिस रात मैड डॉग टैनर ने शैतान को अपने काबू में कर लिया। इसने एक रस्सी उठाई और ये फिर से दहाड़ा। इसने चिल्लाते हुए कहा कि रातों को इस बंजर जमीन पर एक ही शैतान घूमेगा, या तो वो लाल शैतान या फिर ये शैतान जिसका नाम है मैड डॉग टैनर। ये उछलकर अपने घोड़े पर सवार हुआ और तेज रफ्तार में यहाँ से निकल गया। अब जो बाकी के बदमाश यहाँ पर बचे थे, इनके सामने अजीब समस्या थी। इनके एक तरफ कुआं था, दूसरी तरफ खाई थी। अगर ये मैड डॉग टैनर के पीछे लाल शैतान की तरफ जाएं, तो लाल शैतान इनको मार डालेगा और इनकी आत्माओं को जहन्नुम तक खींच ले जाएगा। लेकिन अगर ये मैड डॉग टैनर के पीछे नहीं गए और किसी तरह से मैड डॉग टैनर बच गया, तो वो इन सब को चुन चुन कर मार डालेगा। तभी एक और बदमाश उछलकर अपने घोड़े पर सवार हुआ और जोर से चीखा। उसने कहा कि जहन्नुम की आग हमारा इंतजार कर रही है, क्या सोच रहे हो? चलो शैतान के ऊपर हमला किया जाए। और वो भी अपने घोड़े को तेजी के साथ दौड़ाते हुए यहाँ से निकल गया। अब जो बाकी के बदमाश थे, इन लोगों ने भी मैड डॉग टैनर के पीछे जाना ही ठीक समझा। ये लोग भी अपने घोड़ों पर सवार हुए और उस तरफ चल पड़े। वहाँ पर पहुँचकर इन लोगों ने वहाँ का दिल दहला देने वाला मंजर देखा। वो भयानक जानवर बहुत ही डरावनी आवाज़ में चिल्ला रहा था और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में इधर उधर दौड़ रहा था। इन लोगों ने अपने फंदे बनाए और उस जानवर के ऊपर फेंककर उस जानवर को काबू करने की कोशिश करने लगे। लेकिन इन लोगों की हिम्मत काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी और घोड़े भी इनका साथ नहीं दे रहे थे। ऊपर से लाल शैतान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। उसने कईयों को गिरा दिया, कईयों को घायल कर दिया, कईयों को काट लिया और कईयों की तो जान जाते जाते बची। आखिर में लाल शैतान भागकर रात के अंधेरे में गायब हो गया। निशानी के तौर पर कुछ लाल बाल ही इनके हाथ में लगे थे। टैनर ने
इन लोगों को पूरी कोशिश न करने के लिए बड़ी देर तक गालियां दी और कईयों को लाते मारी। खैर, इस दिन के बाद टर्नर ने अपने नाम के साथ एक और नाम जोड़ लिया था और अब ये अपना परिचय डेविल हंटर यानी शैतान का शिकारी मैड डॉग टर्नर बताने लगा था। टर्नर की साहसिक करतूत की बातें भी फैलने लगी थीं। एक रात टर्नर एक शराब खाने में मौजूद था। ये लाल शैतान के साथ हुई अपनी मुठभेड़ के बारे में जोर जोर से बखान कर रहा था और लंबी लंबी डींगे हाँक रहा था। इस शराब खाने में एक और बदमाश मौजूद था जिसका नाम लकी किड बूनी था। लकी किड बूनी भी मैड डॉग टर्नर की कहानी को सुन रहा था। तो शराब खाने में मौजूद लोग मैड डॉग टर्नर को जो इज्जत दे रहे थे और जितने उत्साह से इसकी कहानी को सुन रहे थे, उससे लकी किड बूनी को काफी ज्यादा जलन हो रही थी। इसका भी अपना एक गिरोह था और ये उस गिरोह का लीडर था और लकी किड बूनी चाहता था कि इसका भी गिरोह मैड डॉग टर्नर के गिरोह की तरह से बदनामी हासिल करे। तो ये मौके की तलाश में लगा हुआ था कि जिस काम को मैड डॉग टर्नर अंजाम नहीं दे पाया, उस काम को इसका गिरोह अंजाम दे। और एक शाम इन बदमाशों को ये मौका मिल भी गया। इनको लाल शैतान दिखाई पड़ गया। इन सबने फौरन अपनी अपनी बंदूकें निकाली और ताबड़तोड़ गोलियां उस शैतान के ऊपर दागना शुरू कर दी। अंधों की तरह से गोलियां दाग रहे थे और अपने घोड़ों को उस शैतान की तरफ दौड़ाते चले जा रहे थे। अब पता नहीं इनका निशाना नहीं लगा या फिर क्या बात थी, लेकिन लाल शैतान को कोई नुकसान नहीं हुआ और वो भागकर रात के अंधेरे में गायब हो गया। लाल शैतान पे गोलियों का असर नहीं होता है, बदमाशों ने खोज करी। फिर इस घटना के कुछ दिनों बाद कुछ सोना ढूंढने वाले लोग एक वीरान जगह पर तंबू लगाकर सो रहे थे। इस इलाके में तमाम लोग थे जो नदियों में और पहाड़ियों में सोने को खोदा करते थे, ढूंढा करते थे। इनकी कई घोड़ा गाड़ियां भी यहाँ पर खड़ी हुई थी। रात के अंधेरे में दूर से एक डरावनी आवाज आई और घोड़े जोर जोर से ही निनाने लगे। ये लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही लाल शैतान ने इनके ऊपर हमला कर दिया। लाल शैतान ने इनके तंबुओं को तहस नहस कर डाला, इनकी घोड़ा गाड़ियों को पलट दिया और भयानक आवाज निकालते हुए इनको आतंकित करता रहा। लाल शैतान आज बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वो बर्बादी का इरादा करके ही आया था। ये लोग चादरों से खुद को लपेटे हुए छुपाए रहे। खैर, सामान खराब हुआ था लेकिन जान किसी की नहीं गई थी। यहाँ भी लाल बाल मौके पर पाए गए थे और विशालकाय खुरों के निशान बने हुए थे। जितनी भी घटनाएं अब तक इस लाल शैतान की हुई थी, उनमें से ज्यादातर जगहों पर ये दोनों चीजें पाई गई थी। खैर, लाल शैतान का आतंक अब आखिरी दौर में पहुंच चुका था। एक रात एक रैंचर अपने मकान पर सो रहा था। इसने अपने मकान के आसपास खेत बना रखे थे और उसमें फसल भी लगा रखी थी। तो रात को जब इसकी नींद खुली तो इसने अपने खेतों में उसी विशालकाय लाल शैतान को फसल बर्बाद करते हुए पाया। इसने आओ देखा ना ताओ सीधा अपनी बंदूक उठाई और गोली चला दी। गोली जाकर लाल शैतान को लग गई। लाल शैतान चीखा और गिर पड़ा। जब ये रैंचर भागकर उस जगह पर पहुंचा, तब फिर इसने हकीकत को अपनी आंखों से देखा। सुबह का सूरज ऊपर चढ़ाया था और धूप चारों तरफ फैल चुकी थी। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे जो इस लाल शैतान को अपनी आंखों से देखने के लिए आए हुए थे। ये लाल शैतान कुछ और नहीं था बल्कि एक ऊंट था जिसकी पीठ पर एक मरा हुआ इंसान बंधा हुआ था। एक ऊंट को इन लोगों ने एक शैतानी जानवर इसलिए समझ लिया था क्योंकि इस इलाके में रहने वाले लोगों ने ना तो कभी ऊंट देखा था और ना ही कभी ऊंट के बारे में सुना था। तो ऊंट यहाँ पर आया कैसे? दरअसल अमेरिकन सेना एक प्रयोग के तौर पर ऊंटों को इस इलाके में लेकर आई थी, क्योंकि अमेरिकन सेना का मानना था कि ऊंट इस इलाके में घोड़ों से काफी ज्यादा बेहतर साबित होंगे, क्योंकि ये एक बंजर इलाका था, पानी की कमी थी और गर्मी यहाँ पर काफी ज्यादा पड़ती थी। लेकिन जब ऊंटों को यहाँ पर लेकर आया गया और उनको ट्रेनिंग दी जाने लगी तो इनके समझ में आया कि ये लोग ऊंटों को ट्रेन नहीं कर सकते, क्योंकि ऊंटों को ट्रेन करने के बारे में इन लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। ये ऊंटों को भी घोड़ों की तरह से ट्रेन कर रहे थे, लेकिन ऊंट घोड़ों की तरह से नहीं होते, ऊंट अपना बचाव करना जानते हैं। तो ट्रेनिंग के दौरान ऊंटों ने सैनिकों को काटना शुरू कर दिया। अब ऊंटों को चाहिए इज्जत, लेकिन सैनिक ऊंटों को इज्जत दे नहीं रहे थे बल्कि बदतमीजी कर रहे थे। इसलिए ऊंट भी सैनिकों को काट काट कर मजा चखाते चले जा रहे थे। आखिरकार इस प्रयोग को बंद कर दिया गया। तो ये माना गया कि ये लाल शैतान इन्हीं ऊंटों में से भागा हुआ कोई एक ऊंट था। लंबे समय तक वीराने में रहने के कारण इसकी चमड़ी फट गई थी और इसके शरीर पर जो रस्सियां बंधी हुई थी वो रस्सियां इसके शरीर के अंदर धंस गई थी। इसकी पीठ पर जो मरा हुआ इंसान बंधा था उसका बस कंकाल कंकाल ही बचा था। ये कौन था इसका कभी कोई पता नहीं चल पाया।
ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये जो मरा हुआ इंसान ऊँट की पीठ पर बंधा था, ये शायद कोई भटका हुआ इंसान था और इसे किसी जगह पर ये ऊँट दिखाई पड़ गया था, तो इसने खुद को इस ऊँट की पीठ पर बांध दिया था इस उम्मीद में कि ये ऊँट उसे पानी तक पहुंचा देगा। लेकिन शायद पानी तक पहुंचने से पहले ही इस इंसान की मौत हो गई। लेकिन फिर जब इन रस्सियों को और ये जो इंसान बंधा हुआ था उनको देखा गया तो ये समझ में आया कि कोई भी इंसान अपने आप को इस तरह से बांध नहीं सकता है। तो फिर अंदाज़ा ये लगाया गया कि हो सकता है काउबॉय बदमाशों ने खेल करने के इरादे से या फिर बदला लेने की नीयत से इस इंसान को ऊँट की पीठ पर बांध दिया होगा और ऊँट को भगा दिया होगा। खैर, इस मरे हुए इंसान का राज तो नहीं खुल पाया, लेकिन लाल शैतान का राज खुल गया था। इसी तरह की एक और कहानी हमारे सामने आती है। अब ये जो कहानी है ये पूरी तरह से सच है या फिर नहीं है ये बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कहानी भी उसी समय काल की है और उसी जगह की है, इसलिए सुनाने जा रहा हूँ। सन 1880 के आसपास का कोई वक्त रहा होगा। इसी एरिज़ोना के बंजर इलाके में एक सोना ढूंढने वाला इंसान अपने घोड़े पर बैठा हुआ सफर कर रहा था। इसे एक ऐसी जगह का पता चला था जहां से सोने को खोदकर निकाला जा सकता था और ये उसी जगह की तलाश में निकला हुआ था। सुबह सूरज उगने के साथ ही ये चल पड़ा था और अब शाम का सूरज ढलने वाला था, लेकिन फिर भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचा था। अब तो इसे ये भी नहीं पता था कि ये सही रास्ते पर है भी या नहीं। क्या वाकई मंजिल इतनी दूर थी या फिर ये रास्ता भटक गया था। धूप और गर्मी में चलने की वजह से इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। जो पानी अपने साथ ही लेकर निकला था वो कई घंटों पहले खत्म हो चुका था। दोपहर एक धूल भरी आंधी आई थी जिसने इसका काफी समय बर्बाद कर डाला था। अगर वो धूल भरी आंधी ना आई होती तब फिर हो सकता था कि अपनी मंजिल पर अब तक पहुंच गया होता। खैर, अब तो इसकी हालत ये थी कि इसका पसीना निकलना भी बंद हो गया था और इसे बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। जब सुबह ये निकला था तो लोगों ने इसे अपने साथ और ज़्यादा पानी ले जाने की सलाह दी थी, लेकिन इसने उन लोगों की बात नहीं मानी। उस बात पर अब इसे काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा था। आगे पीछे चारों तरफ दूर दूर तक बंजर इलाका फैला हुआ दिखाई पड़ रहा था और पानी का मीलों दूर तक कहीं कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। इस इंसान ने अब अपनी हिम्मत हार दी थी और इसे मौत अपने सामने खड़ी हुई नजर आने लगी थी। तभी ये एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर सैकड़ों कैक्टस लगे हुए दिखाई पड़ रहे थे। इस जगह पर इसे एक ऐसी चीज दिखाई पड़ी जिसे देखकर इसकी आंखें चमक उठी। इसने देखा कि कैक्टस में चीरा लगा हुआ है और कैक्टस का रस इस चीरे से रिसकर नीचे जमीन में बने हुए एक छोटे से गड्ढे में जमा हो रहा है। जब इसने नजर दौड़ाई तो पाया कि यहाँ पर जितने भी कैक्टस मौजूद थे, हर कैक्टस में चीरे लगे हुए थे और हर कैक्टस का रस इन चीरों से निकलकर नीचे जमीन में बने हुए छोटे छोटे गड्ढों में जमा हो रहा था। तमाम रस यहाँ पर मौजूद था और इस इंसान की जान अब बच गई थी। लेकिन तभी इसके दिमाग में एक ख्याल कौंध उठा, आखिर इन सारे कैक्टस पर ये चीरे लगाए किसने। जब इसने चारों तरफ देखा तो दूर दूर तक कहीं किसी इंसान का कोई नामो निशान नजर नहीं आया। खैर, सूरज डूब चुका था और अंधेरा कुछ ही देर में होने वाला था, तो अपने घोड़े से कूद पड़ा और जमीन पर लेटकर इन छोटे छोटे गड्ढों में जमा इस रस को पीने लगा। गड्ढे काफी छोटे थे और एक दूसरे से काफी दूरी पर थे, इसलिए इस रस को पीकर अपनी प्यास बुझाने में इसे 1 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। घोड़े ने भी अब तक तमाम रस चाट लिया था। अंधेरा काफी देर पहले हो चुका था और अब तक आसमान में चांद भी निकल आया था जिसकी हल्की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। जब ये अपने मतलब भरकर रस पी चुका तो यहीं जमीन पर लेट गया। अचानक इसे एक बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई दी और ये जो आवाज थी ये ऐसी थी जैसे कोई बच्चा बहुत जोर से रोया हो। इस आवाज को सुनकर ये कांप उठा। ये सावधान हो गया और अपने चारों तरफ देखने लगा। किसी भी आवाज को सुनने के लिए इसके कान खड़े थे। तभी इसे किसी चीज के कदमों की आवाज सुनाई पड़ी और ये जो कदमों की आवाज थी, इस आवाज के साथ एक और आवाज भी सुनाई पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज इसकी तरफ आ रही है और ये जो भी चीज इसकी तरफ आ रही थी, लग रहा था जैसे ये चीज महज हड्डियों की बनी हुई हो, क्योंकि हर कदम के साथ हड्डियों के आपस में टकराने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। जिस तरफ से आवाज आ रही थी उस तरफ को ये देखता रहा। तभी ढलान के पीछे से 2 चमकदार आंखें दिखाई पड़ी। ये जो कुछ भी था ये ढलान के पीछे से निकलकर इन कैक्टस की तरफ बढ़ने लगा।
जब ये थोड़ा और नजदीक आया तो इस इंसान ने देखा कि ये कोई कंकाल तो नहीं था, बल्कि लगभग 2 फीट ऊंचा जंगली बिल्ली की तरह से दिखने वाला एक जानवर था। इसके अगले पंजों में सामने की तरफ चाकू की तरह लंबे और नुकीले नाखून निकले हुए थे, जो हर कदम के साथ आपस में टकराते थे, जिस वजह से हड्डियों के टकराने जैसी आवाज पैदा हो रही थी। जब ये थोड़ा और नजदीक आया तो इस इंसान ने देखा कि इसका रंग हल्का हरा है और इसके शरीर पर हर जगह कैक्टस की तरह से कांटे निकले हुए हैं। इसकी पूंछ पर भी कांटे निकले हुए थे और इसकी पूंछ आम पूंछों की तरह से नहीं थी, बल्कि किसी पेड़ की डाली की तरह थी और इसकी पूंछ काफी ज्यादा लंबी थी। इस अजीबोगरीब और डरावने जानवर को देखकर यह इंसान काफी ज्यादा डर गया। डर के मारे एक झाड़ी के पीछे छुप गया। तभी इसका घोड़ा बहुत तेज हिनहिना उठा। उस जानवर ने घोड़े की तरफ देखा। इस इंसान की सांस थम गई और इसका दिल नगाड़े की तरह जोर जोर से बजने लगा। लेकिन उस जानवर ने घोड़े की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो एक तरफ लगे हुए कैक्टस की ओर बढ़ गया। जब इस इंसान ने देखा कि वो जानवर इधर नहीं आ रहा है, तो ये बड़े गौर और बड़ी उत्सुकता से उस जानवर को देखने लगा। ये जो जानवर था, ये अपने नुकीले नाखूनों से हर कैक्टस के ऊपर चीरा लगाता हुआ आगे बढ़ रहा था और फिर इस जानवर ने इन कैक्टस के नीचे गड्ढों में जमा हुए रस को पीना शुरू कर दिया। अब इस इंसान को समझ में आ गया था कि ये जानवर ही है जिसने इन सारे कैक्टस के ऊपर चीरा लगाया हुआ है। कुछ ही देर बीती होगी कि इस जानवर ने दोबारा से बच्चे के रोने जैसी आवाज निकाली और फिर इसके बाद ये जानवर कैक्टस के पास नाचने कूदने लगा। ये जमीन पर लौट रहा था, कूद रहा था और लगातार डरावनी आवाजें निकाल रहा था। हालांकि इन आवाजों को ये खुशी के मारे निकाल रहा था, लेकिन ये आवाजें काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी। ये जानवर बहुत ही मजे में लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे काफी ज्यादा नशे में मस्त हो गया हो। जब इसका नशा धीमा पड़ने लगता तो ये फिर से कैक्टस के रस को चाट लेता और दोबारा नशे में हो जाता। ये खुद को झाड़ियों और कैक्टस से लगातार रगड़ रहा था। नशे की हालत में अचानक उग्र हो जाता और किसी कैक्टस को लगातार अपने लंबे नाखून मारकर फाड़ डालता। अपने लंबे नाखूनों को लगातार मार मार कर ही उस कैक्टस को तहस नहस कर डालता, उसके टुकड़े टुकड़े कर डालता और फिर खुश होकर डरावनी आवाजें निकालता। बड़ी देर तक इस इंसान ने उस जानवर को चांद की रोशनी में सब हरकतें करते हुए देखा। फिर अपने घोड़े पर सवार हुआ और यहाँ से निकल गया। उस जानवर ने इस इंसान के यहाँ से जाने की कोई भी परवाह नहीं करी। इस जानवर का नाम कैक्टस कैट था और असल में इसे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी सिवाय एक चीज के, और वो चीज थी इन कैक्टस से निकलने वाला रस, जिसे पीकर इस जानवर को नशा हो जाता था। लोग बताते थे कि नशे की हालत में अगर कोई इंसान इस कैक्टस कैट को दिखाई पड़ जाए तो ये खुद ही उस इंसान के पास जाकर अपने आप को उस इंसान के पैरों में रगड़ने लगता था। ये जानवर किसी को बेवजह परेशान नहीं करता था। इसे बस एक ही चीज पसंद नहीं आती थी और वो चीज ये थी कि कोई इसके रस को चुराए। रस को चुराए जाने पर या फिर कैक्टस को नुकसान पहुंचाए जाने पर यह जानवर काफी ज्यादा क्रोधित हो जाता था। यह कैट रातों के वक्त निकलती थी और इन कैक्टस में चीरा लगा दिया करती थी। कभी कभी उसी दिन ये कैक्टस के रस को चाट लेती और कभी कभी ये दूसरे दिन आकर फर्मेंट हुआ रस पीती। इसने अपना इलाका बना रखा था और ये अपने इलाके से बाहर नहीं जाती थी। तमाम लोग कैक्टस कैट को देखने की कहानियां सुनाते थे और फिर धीरे धीरे बात फैलने लगी कि ये कैक्टस कैट एक खास तरह के कैक्टस में ही निशान लगाती है और ये जिन कैक्टस में निशान लगाती है उनके रस को निकालकर अगर उनसे शराब बनाई जाए तो उस शराब में एक अलग ही तरह का नशा होता है। तो तमाम शराबी काउबॉय बदमाश इस कैक्टस कैट के द्वारा निशान लगाए गए कैक्टस की खोज में निकल पड़े और आखिरकार एक बदमाश को ये कैक्टस मिल गए। इसने कैक्टस के नीचे छोटे छोटे गड्ढों में जमा तमाम रस को इकट्ठा कर लिया। इस रस को इकट्ठा करने के बाद ये यहीं पर पास में ही एक तंबू लगाकर सो गया। रात में जब कैक्टस कैट आई, उसने देखा कि इस बदमाश ने उसका रस चुरा लिया है, तो इस बदमाश के तंबू के ऊपर टूट पड़ी। इसने अपने नुकीले नाखूनों से तंबू को फाड़ दिया और इस बदमाश को अपनी लंबी कटीली पूंछ से पटापट पीटने लगी। इस बदमाश के ऊपर अब अजीब मुसीबत आ गई थी। ये चीखता रहा और पिटाई झेलता रहा। अगर ये कैट चाहती तो अपने लंबे नाखून इस बदमाश के अंदर मारकर इसकी जान भी ले सकती थी, लेकिन जाने किस वजह से उसने अपनी पूंछ से इस बदमाश को पीटना ही बेहतर समझा। कैट की हंटर जैसी पूंछ लगातार इस बदमाश के ऊपर बरसती रही। अगले दिन जब ये कस्बे में पहुंचा तो इसने इस घटना के बारे में बताया और अपनी पीठ पर बने हुए निशान दिखाए।
एक बदमाशों का गिरोह था जो इस नशीले रस की तलाश में लगा हुआ था। इन लोगों को ये जगह दिन के वक्त ही मिल गई, तो इन लोगों ने यहाँ से तमाम रस छानकर इकट्ठा कर लिया। जब बड़ी तादाद में रस को लेकर ये कस्बे में वापस लौटे तो सब लोग काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन रात के वक्त कैक्टस कैट भी इनके कस्बे में घुस आई। कस्बे में एक शराब खाना था, ये उस शराब खाने में घुस गई। यहाँ एक कैट जितनी शराब पी सकती थी इसने पी डाली और बाकी बची हुई सारी शराब को इसने बर्बाद कर दिया। जब आवाजें सुनकर लोग इस शराब खाने में आए तब उन्होंने यहाँ का मंजर देखा। एक बूंद भी शराब नहीं बची थी। इस चीज को देखकर काउबॉय बदमाश बौखला गए। वो रात में ही इस कैक्टस कैट के पीछे निकल पड़े। कहानी बताती है कि काउबॉय बदमाशों ने इसी रात कैक्टस कैट को ढूंढकर मार दिया था। तो ये थी हमारी आज की कहानियाँ। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले मंगलवार दुनिया भर में मशहूर एमिटीविल हॉरर की कहानी के साथ।